नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई पता क्या होता है कि जैसे भगवान ने सभी इंसानों की शक्ल, सूरत, चाल, डाल, ढंग सब कुछ अलग बनाया है और इसी तरीके से इंसान की सोच भी अलग बनाया है। हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है और इसी सोच के अकॉर्डिंग एक आइडियोलॉजी बन जाती है, एक विचारधारा बन जाती है। हम आज किस वीडियो में करने वाले हैं दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि किस तरीके से एक ऐसा विचार जिसको हम उदारवाद कहते हैं। आपने कुछ नाम सुना होगा कि भाई ये बंदा बहुत नई नई सोच की है, ये चाहता है कि सबको इंडिपेंडेंट मिले, तो मान लो वो उदारवादी है। सब कुछ सरकार के हाथ में होनी चाहिए तो वो मार्क्सवादी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमें नए नए विचार नहीं अपनाने चाहिए, हमें पुराने जो कस्टम चले आ रहे, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको अपनाना चाहिए, वो रूढ़िवाद है जिसको हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। उसके बाद अब बोला जाता है कि नहीं, हमें उत्तर आधुनिकवाद, मॉडर्निज्म अपनाना चाहिए, तो उत्तर आधुनिकवाद हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। ऐसे बहुत सारे ही विचार हैं जिसको हम इस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक का ये जो बहुत बड़ा पार्ट है, हम सारे आइडियोलॉजी पढ़ते हैं दोस्त अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। चाहे स्टूडेंट्स एनसी वेब में हो, चाहे DUSL के अंदर हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, या भारत के तमाम यूनिवर्सिटी जो UGC के अंडर में इस पेपर को ऑफर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्त ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की। आई होप कि मैं समझाने क्या वाला हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। लेकिन याद रहे आप सभी को, कुछ कंसेप्ट मैं पहले ही बता के चलूंगा। मेरा दोस्त काम बिल्कुल आपको रटवाना नहीं होता, कंसेप्ट को समझाना होता है। आगे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो याद रहे दोस्त, यहां पे आपको बताना चाहता हूं मैं कि उदारवाद हम पढ़ने वाले लिबरलिज्म, ये सेमेस्टर फर्स्ट का चैप्टर 3 होने वाला है। इससे पहले 2 चैप्टर्स की वीडियोस आ चुकी है, चाहे एनसी वेब में हो या रेगुलर में हो या ऑनर्स में हो या प्रोग्राम में हो, तो मेरी सारी वीडियोस सीक्वेंस में देख के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब दोस्त सबसे पहले बात करते हैं हम उदारवाद क्या होता है। जब कोई भी टॉपिक का, कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ताकि टॉपिक का जो समझ है ना वो अच्छे से हो सके, क्योंकि समझा वो अच्छे से सकता है जो अच्छे से पहले समझ गया हो। आया तो समझ में। और टीचर आपका ये देखेगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रखे हो या नहीं रखे हो, और वो दोस्त आपको एनालाइज करता है आपके इंट्रोडक्शंस के। तो इंट्रोडक्शन में आपके दम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लिबरलिज्म होता क्या है। दोस्त सबसे पहले बात बताऊं मैं तो विचारधाराएं बहुत सारी है, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया। इसी तरीके से दोस्त हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे आइडियोलॉजी घूमती है, तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर, जिसको हम आज क्या कहते हैं दोस्त, ग्रीक कहते हैं। ग्रीक, पहले उसको यूनान कहा जाता था, तो वहीं से काफी ऑलमोस्ट आइडियोलॉजी निकल के पूरे वर्ल्ड में आई, जहां से एथेंस हो गया, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स कहलाए, फिलोसफर कहलाए, और इन्होंने अपनी क्या विचारधारा, आइडियोलॉजी दी, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि 15 और 16 सेंचुरी के अंदर कुछ ऐसी घटना, इंसिडेंट होती है जिसके बाद ये विचारधाराएं, ये आइडियोलॉजी बर्थ करती है, इनका जन्म होता है। इसके बाद 17-18 सेंचुरी के अंदर ये और तेजी से फैलती है और आगे चल के और नए नए विचारधारा आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन का, तो सबसे पहले दोस्त अगर मैं बात बताऊं तो लिबरलिज्म जो है, ये दोस्तों लिबरलिज्म इंग्लिश में जिसको हम क्या कहते हैं, उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है। दोस्त हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस समय। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है, जो कि लैटिन के, किसके, लैटिन के लिवर शब्द से बना है। किससे बना है, लिवर शब्द से बना है। ये जो उदारवाद है ना, इसको इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है। और लिबरलिज्म जो है वो लैटिन भाषा के, कौन से भाषा, लैटिन जो लैंग्वेज है उसके लिवर शब्द से ये लिबरलिज्म निकला हुआ है। और लिवर का मतलब क्या होता है फिर दोस्त, लिवर का मतलब होता है स्वतंत्र। लैटिन में लिवर का मतलब होता है स्वतंत्र, और स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे आपका होता है उदार। उदार मतलब लिबरल, कहते हैं लिबरल, खुलापन, सोच, लिबर्टी, इंडिपेंडेंट, छूट, विदाउट इंटरफेयर। आया समझ में, सब कुछ इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से ये लिबरलिज्म का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट के द्वारा सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना। आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, उदारवाद का मतलब होता है सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, किसके द्वारा, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट के द्वारा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देकर सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना ही उदारवाद कहलाता है।
अब आया समझ में उदारवाद का मतलब क्या होता है? क्लियर है ये? तो उदारवाद का मतलब क्या? उदार, उदार मतलब खुलापन, छोड़ दो इंसान के अपने ढंग पे छोड़ दो, अपने आप खुद जी लेगा वो, उसमें बुद्धि है, क्या सही है क्या गलत है वो ये अंतर करना जानता है। दोस्तों रूसो ने कहा है, ये मैं बताऊंगा थिंकर्स कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके लिबरलिज्म में आता है। लेकिन कभी भी अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम्स दे रहे हो उसमें आपको थिंकर्स के व्यूज, थिंकर्स के नाम, उनकी बुक्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दोस्त आप तो पहले ये बता दोगे, देन इसकी आपने डेफिनेशन बता दिया कि सामंतवाद दोस्त 15वीं शताब्दी के अंदर वर्ल्ड क्या पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर सामंतवाद हुआ करता था। और सामंतवाद का मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म। और दोस्त ये फ्यूडलिज्म वही फ्यूडलिज्म है जहां पे राजा का शासन होता है। क्या होता है दोस्त? जहां पे किंग होता है और किंग के नीचे आते हैं हमारे लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, और ये जमींदार फार्मर से खेती करवाते हैं और इनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। यानी कि दोस्तों सामंतवाद को, फ्यूडलिज्म को एक अंधकार का काल कहा जाता है। और इसी अंधकार के काल के अंदर समाज में इतना अंधकार फैला हुआ था कि लोगों को पागल बनाया जाता था। और दोस्त इस सामंत काल की बात कर रहा हूं मैं सन 15 सेंचुरी की। कब? सन 1400 की। और दोस्तों इस समय पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर सामंतवाद था, लोग जकड़े हुए थे, इस किंग के अंडर में थे, सारा कुछ स्टेट के हाथ में था, स्टेट ही सब कुछ करती थी और स्टेट के प्लस चर्च करती थी। चर्च मतलब दोस्त देखा ना, पादरी वगैरह है दोस्त, चर्च और राज्य मिले हुए थे, यानी कि स्टेट और रिलीजन आपस में मिले हुए थे। जो भी काम होता था इनके डिसीजन के बाद होता था। और दोस्त यहाँ पे व्यक्ति को महत्व दिया जाता था, इसको व्यक्ति को, ना कि समुदाय को। और इस तरीके से स्टार्टिंग में सामंतवाद की कमियों को उजागर कर कर कि सामंतवाद में लोगों का विकास नहीं हो सकता, लोगों को पागल बनाया के रख रखा है। धर्म के नाम पे अंधविश्वास बहुत ज्यादा था और इसी अंधविश्वास के कारण लोगों में विद्रोह हुआ, एक दोस्तों रिविलियन हुआ। और इसके बाद एक क्या हुआ? रिसेसनेस। क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम? रिसेसनेस मतलब पुनर्जागरण। लोग फिर से जग गए और दोस्तों लोगों के जगने के बाद क्या हुआ? पुनर्जागरण काल आया। और पुनर्जागरण काल के बाद ये हुआ कि दोस्त लोगों ने आवाज उठाना, क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट हुआ। और ये है तो ऐसा क्यों है? और दोस्त जब लोगों ने ये करना स्टार्ट किया तो साइंस डेवलप हो गया, लोगों में विकसित हो गया उनका बुद्धि। और यहीं पे बाद दोस्तों उदारवाद का कहीं ना कहीं उदय होना स्टार्ट हुआ। कब दोस्तों? 16 सेंचुरी के आसपास, यानी कि 15 सेंचुरी में आपके धर्म में सुधार किया गया, धर्म सुधार आंदोलन चले, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और इसी के बाद उदारवाद की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों उदारवाद की शुरुआत कब कैसे हुई इससे पहले ये जानते हैं हम कि थिंकर्स कौन कौन से हैं। इन सभी कंसेप्ट के बाद आपको थिंकर्स के नाम बताने होंगे। दोस्त थिंकर्स के नाम बताने हैं सबसे पहले आपको कि विचारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले विचारक के यहाँ पे आप नाम डिस्कस करोगे। देखो कि इसने शुरुआत किसने करी, उदारवाद का मेन जो थिंकर है वो कौन है। तो दोस्त यहाँ बताना चाहता हूं मैं, सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे जॉन लॉक। किसका नाम आता है? जॉन लॉक का, होब्स का, रूसो का, डेविड रिगार्डो का, डेविड रिगार्डो, एडम स्मिथ का, जेएस मिल का, जेएस मिल जिसको जॉन स्टेट मिल भी कहा जाता है, दोस्त जॉन रोल्स का। कितने सारे नाम बताऊं भाई, जितने ज्यादा नाम लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, याद रहे आप सभी को। जेएस मिल, उसके बाद दोस्तों हायक हो गया, रॉबर्ट नोजिक हो गया, रॉबर्ट नोजिक हैं। कितने सारे नाम बताऊं आपको, नाम इतने सारे हैं कि याद करते करते थक जाओगे, दिमाग में समझ लेना। दोस्तों यहाँ पे जॉन लॉक ही इज द नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इसको उदारवाद का पिता कहा जाता है। लेकिन याद रहे उदारवाद की सबसे पहली जो डेफिनेशन, सबसे पहले जो थिंग्स लेकर आया था दोस्त वो था होब्स। लेकिन इसको फेल कर दिया गया, इसको जनक और इसको पिता नहीं मानेगा उदारवाद का। क्यों? क्योंकि इसने ये कहा कि राज्य ही सबसे बड़ा है, राज्य का कोई विद्रोह नहीं कर सकता। लोगों ने मिलकर राज्यों को बनाया है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौता हुआ, सभी लोगों ने मिलकर राज्यों को शक्तियां सौंप दी। अब राज्य ही सब कुछ रेगुलेट करेगा, तो राज्य में जो भी राजा बन गया उसके आदेश सब मानेंगे। उसका विद्रोह करने का, चाहे राजा कुछ भी करे, गलत करे या ठीक करे, उसके खिलाफ अपोजिशन में खड़े होने का, अपोज करने का राइट लोगों को नहीं होगा। इस कारण दोस्तों इसको गलत माना गया। और इसके एक बाद जॉन लॉक, किसने मेरे दोस्तों? जॉन लॉक ने ये कहा कि नहीं, राज्य बनाया इसलिए गया है
ताकि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और दोस्तों कौन सा राइट? इसने कहा हम इंसान के पास कुछ नेचुरल अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, जैसे लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड क्या हो गया दोस्त यहाँ पे लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, लाइफ हो गया, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीन ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स है। और स्टेट को बनाया गया है किस लिए? इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर स्टेट मतलब राजा है, सिंपल बात है, अगर इन राइट्स को वो प्रोटेक्ट नहीं करता, सुरक्षा नहीं पहुंचाता है, तो जनता को अधिकार होगा कि वो अपोज में खड़ा होकर राजा को हटा दे। यानी कि इससे अलग बात इसने कह दी। और इसने दोस्तों ठीक भी कहा है भाई, जो प्रोटेक्ट नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जॉन लॉक की बातों को ठीक माना गया और उदारवाद का सच्चा पापा, सच्चा पिता जॉन लॉक को मान लिया गया। तो जॉन लॉक हो गया आपका। और लेकिन होब्स ने दिया है ना, मतलब कि इसने लिबर्टी की बात करी थी, लेकिन इसने कहते तानाशाही, डिक्टेटरशिप, सर्वसत्ताधिकारवाद, उसको इसने प्रमोट कर दिया है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो आपका जॉन लॉक्स हो गया, होब्स हो गया, रूसो हो गया, एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, जेएस मिल हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, जॉन रोल्स हो गया, हायक हो गया, रॉबर्ट नोजिक हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। ये सारे कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको लिबरलिज्म, उदारवाद का मेन थिंकर कहा जाता है। इन्होंने इसको प्रमोट करने में, उदारवाद की नई नई डेफिनेशन देकर इसको फैलाने में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्त ये सारी जो मैंने बात बताया आपको, ये सब के सब इंट्रोडक्शन है, क्योंकि पढ़ाता हूँ ऐसा ताकि दिमाग में घुस जाए, बंदे को रटने की नहीं, समझने की जरूरत है। तभी देश आगे बढ़ेगा, जब देश समझेगा ना कि रटेगा। अब तक चाहे कॉलेज हो गया, बुक्स हो गए, बंदा पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है, बंदा समझ में नहीं पाता, समझेगा कब? अभी तो समझेगा भाई। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद ये आता है, देखो जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे एग्जाम्स में भी लिखना है। सबसे पहले इतना जो मैंने बात की, इंट्रोडक्शन की मैंने बात करी है, आए दोस्तों में। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं क्या कि थिंकर्स ने, ये सब जो विचारक हैं, कुछ को मेन जो थिंकर्स हैं, उन्होंने उदारवाद की डेफिनेशन क्या दी है, यानी कि उनका उदारवाद को लेकर क्या सोचना है, यानी कि थिंकर्स के विचार। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे, उसके बाद थिंकर्स के कोट्स लिखने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखा कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तो प्लीज एक बार जरूर देख ले। उसमें मैंने बताया था कि पहले परिचय लिख के, इंट्रोडक्शन लिख के थिंकर्स के व्यूज लिखना होता है। तो चलिए दोस्त करते हैं स्टार्ट किसकी? थिंकर्स की व्यूज की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोस्की का क्या कहना है। देखो मैंने आपको बताया ना कि काफी सारे थिंकर्स हैं, इस लोस्की भी एक थिंकर्स आता है यहाँ पे। लोस्की कहना है कि उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम है और मानव स्वभाव से ज्यादा है। यानी कि दोस्त लिबरलिज्म जो है वो लेस रिलेशन टू एनी कम्युनिटी एंड मोर टू ह्यूमन नेचर। ये किसकी बात करता है दोस्तों? मानव स्वभाव की ज्यादा बात करता है, इसके बजाय कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक वही है जिसको उदारवाद का पिता कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है, क्या फादर कहा जाता है। जॉन लॉक, इसके क्या क्या विचार हैं? सबसे पहला, ये मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। विवेकशील मतलब होता है रैशनल बीइंग्स, जिसमें बुद्धि हो, जिसमें दिमाग हो, जिसके अंदर माइंड होता है। एंड नेक्स्ट, इतिहास के बजाय मनुष्य के विवेक को चिंतन का आधार मानता था। इसने क्या कहा दोस्त कि मनुष्य का जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो किस पे बेस है? वो उसके सोच पे विचार करता है, यानी कि वो कितना ज़्यादा कितना अच्छा सोच सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पे बल देता है। जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये इस पे ही क्या करता है दोस्तों? इम्परसाइज देता है, यानी कि इस पे ही ज़्यादा वो बल देता है। फिर टॉमस होब्स क्या कहता है? टॉमस होब्स का कहना है कि जो व्यक्ति है राजनीति का केंद्र बिंदु है, यानी कि इसका मतलब यह है कि उदारवाद के अंदर व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सेंटर पॉइंट है व्यक्ति। इसके बाद आता है दोस्त आपका टीएच ग्रीन। अब यहाँ पे टीएच ग्रीन क्या कह रहा है, ये भी दोस्त यहाँ पे देखने वाली पॉइंट है। देखो जितने भी थिंकर्स बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य के कल्याणकारी रूप का समर्थन करके उदारवाद के सकारात्मक पक्ष पे बल दिया है इसने। यानी कि ये कहता है कि राज्य जो है उसका सकारात्मक पक्ष होना चाहिए, और सकारात्मक मतलब होता है कौन सा? पॉजिटिव एक्शन, जिसमें राज्य जो है वो व्यक्ति के सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है दोस्त, ये किसने कहा है? टीएच ग्रीन ने कहा है और जेएस मिल ने कहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के विचारों को यहाँ पे हमने शामिल किया। देन ये हमारे थिंकर से कुछ मेन पॉइंट्स हो गए, जैसे कि जेएस मिल की बुक है ऑन लिबर्टी, अब उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो दोस्त ये हो गए थिंकर्स के विचार, तो इतने थिंकर का नाम जरूर डाल देना। बात करेंगे आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उदारवाद का विकास। अभी हमने इंट्रोडक्शन और थिंकर्स के व्यूज की बात कर ले। नेक्स्ट हमारा आता है उदारवाद का विकास, इसका रेस कैसे हुआ है,
कैसे इसका जन्म हुआ, डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। दोस्त मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एग्जाम्स में लिखना पैराग्राफी होता है आपको, ताकि आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सको। टेबल और डायग्राम ज्यादा से ज्यादा यूज करना। आप इसी को टेबल के रूप में बना सकते हो, एक तीर यहाँ मारो, तीर यहाँ मारो, तीर यहाँ मारो, इसको तीर में डाल दो, टीचर समझ जाएगा, बच्चा बड़ा अच्छा लगा, टॉपिक समझ में रखा है, और इस तरीके से आप इसको बना दो। सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण इसका उदय हुआ। दोस्तों हुआ ये, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिनेसेंस कहते हैं। देखो हुआ यार क्या कि 14th सेंचुरी, कब 14 लगभग सन, जो सेंचुरी 14 है तो सन 1300 होगा, सेंचुरी 15 है तो सन 1400 होगा। अभी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो सन कौन सा है, 2000 है। आया समझ में, फैक्ट क्या है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि सेंचुरी 14 में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि अब लोगों को बुक्स के द्वारा, अलग अलग साहित्य, इन सभी चीज के द्वारा, जो पढ़े लिखे लोग थे, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने पूरे समाज का ठेका अपने ऊपर ले लिया और कुछ ऐसे साहित्य निकाले। साहित्य मतलब दोस्तों स्पिरिचुअलिटी कह लो आप, या कि कुछ ऐसे पुस्तकें ले लो जो लोगों को पढ़ाकर, कुछ मैगजीन्स वगैरह उनके टाइम के समय के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ताकि लोग उसको पढ़े और लोग पढ़ने के बाद अपने बुद्धि का, अपने माइंड का, अपने कंसेंसस माइंड का यूज कर सके। और दोस्तों इस तरीके से समाज के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। इसी को पुनर्जागरण काल कहा गया, रीनेसेंस कहा गया, यानी कि फिर से जगो। क्या करो, रीनेसेंस, यानी कि फिर से जगो भाई। है पहले इंसान जगा हुआ था, फेडरलिज्म में आया, इंसान फिर से सो गया, यानी कि लोगों को पागल बनाया गया, खराब पागल बनाया गया है, धर्म के चंगुल में डालकर फूल लूटना, जाना, चकाटना फूल करा गया। तभी तो आगे चल के धर्म सुधार आंदोलन हुआ। लेकिन पुनर्जागरण काल के अंदर लोगों की मन की बुद्धि जाग गई थी, तगड़ा आंदोलन हुआ। अपने आप में ही लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया, और इसी सवाल पूछने अकॉर्डिंग अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जब रिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। और इस रिफॉर्मेशन की शुरुआत धर्म सुधार से हुई। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्त मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले जो सारा सिस्टम चलता था वो कहाँ चलता था, चर्च। यानी कि दोस्तों सब कुछ चर्च के हाथ में था। क्या सरकार फैसला लेगी, स्टेट को क्या काम करना है, स्टेट क्या नहीं करेगी, सब कुछ चर्च के हाथ में था। यानी दोस्तों चर्च के फादर आया दोस्तों में, और पूरा यूरोप इसके चंगुल में फंसा हुआ था। और हुआ ये कि दोस्त मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने। मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन चलाया, धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें ईसाई धर्म के अंदर सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, और प्रोटेस्ट किया गया और इसके द्वारा सुधार किया गया, और स्टेट को अलग और रिलीजन को अलग कर दिया गया। यानी कि अब दोनों कुछ अलग है, और दोस्तों स्टेट को एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया कि राज्य जो है अब धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य के नजर में सभी धर्म बराबर है, ना ही ईसाई धर्म बड़ा है, ना ही कोई और धर्म बड़ा है, सब धर्म इक्वल होंगे। और दोस्तों इसी को धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। और धर्म सुधार आंदोलन में ईसाई धर्म को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। जब मार्टिन लूथर ने ये आंदोलन चलाया तो ये ईसाई धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट वो थे जो इन चर्चों के काम को, इनकी एक्टिविटी को अपोज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और कैथोलिक वो थे जो इनके चर्च के काम को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं भाई ये जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। भाई मैं एक बात बताऊं आपको, क्या होता था कि पहले चर्च में लोगों को बुलाया जाता था। है? हमारे पास एक दोस्त, मैं किसी धर्म के यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ। लोगों से ये कहा जाता था कि हमारे पास एक तीर है, लोग उसको देखेंगे और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, बस बदले में दान देना पड़ेगा। ये बात क्या बात है यार, दान देना या ना देना ये तो हमारी और आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है दोस्त, ये खुद सोचो ना। और इस तरीके से करके खूब दोस्तों लोगों से, मतलब कि अंधकार इसलिए कहा जाता है इसको, अंधकार युग, लोगों को बिल्कुल डार्कनेस पीरियड कहा जाता है इसको। और इसी कारण से जब मार्टिन लूथर ने दोस्त अपना आंदोलन चलाया रिफॉर्मेशन का, उसके बाद जाके ये धर्म अलग हो पाया राजनीति से, और पॉलिटिक्स अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है, इसलिए स्टेट को सेकुलर बना दिया गया। और इसी कारण से उदारवाद का एक उदय हो पाया, क्योंकि लिबरलिज्म आ गया, है ना, लोगों को छूट दी गई, अब लोगों में बुद्धि आना स्टार्ट हुआ, उदारपन, खुलापन आना स्टार्ट हुआ। एंड दोस्त नेक्स्ट आपका, जब लोगों में क्या बुद्धि आ गई ना दोस्त, तो बुद्धि आने के बाद लोग सोचने लग गए, और इसके बाद जो पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे वेस्ट हुआ करती थी दोस्त, वो अब इंडस्ट्री पे वेस्ट हो गए।
दोस्त जो पहला पूरा अर्थव्यवस्था किस पे, कृषि पे आधारित हुआ करता था, अब पूरा वो अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पे आधारित होने लग गया, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले काम 2 दिन में नहीं दोस्तों 100 दिन में किसान हमारे हाथों से किया करते थे, मजदूर हाथों से किया करते थे, अब वही काम 2 दिनों के अंदर मशीन कर देगी। और दोस्त इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। ग्राहम बेल्स हो गए हैं, डेविड, दोस्त इतने सारे ये सब जब आ गए ना यार, है इंजन का आविष्कार हो गया, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया दोस्तों, मशीनों का आविष्कार होना स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड इसमें सबसे आगे हुआ। और इस तरीके से इन सभी ने क्या किया, मशीनों से आविष्कार से ये समझ गए कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा समाज के अंदर लोग अपना इनकम कमा पाएंगे। इनकम का सोर्स प्रोडक्शन को बना दिया गया। लेकिन इसका एक कारण दोस्त, एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि अमीर गरीब का डिफरेंस बढ़ता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मध्यम वर्ग। ये वो वर्ग होते हैं, जैसे दोस्त मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि 15वीं सेंचुरी के अंदर पूरे यूरोप के अंदर क्या था, फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था। सामंतवाद में क्या होता है, सबसे टॉप पे खड़ा अकेला राजा होता है, उसके नीचे कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र मतलब ओलिगार्की जिसको कहते हैं, है ना, राजा का बिल्कुल सपोर्टिव वर्ग जो राजा का साथ मिलके लोगों को लूटने का काम करता है। एंड कुलीन तंत्र के बाद दोस्तों यहाँ पे इसके ब्यूरोक्रेट्स मान लो आप, है ना, राजा के। एंड कुलीन तंत्र के बाद आपके नीचे आते हैं सबसे हम जैसे, आप जैसे आम लोग, गरीब लोग, किसान लोग, लेबर्स लोग, आए तो समझ में। और ये लेकिन हुआ ये कि अब सामंतवाद के अंदर, फ्यूडलिज्म के अंदर, जिसको हम ओलिगार्की कह रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, वो पैसे वाले भी लोग हैं और उसमें लैंडलॉर्ड्स भी आते हैं। अब लैंडलॉर्ड्स के पास तो काफी सारे जमीन होते हैं, लेकिन दोस्त समाज के अंदर एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ही क्लास और राइज हुआ, एक ऐसा क्लास जिसमें दोस्त व्यापारिक वर्ग आते हैं। कौन से, ट्रेडर्स आते हैं जो पैसे वाले हैं, लेकिन वो लैंडलॉर्ड्स नहीं है। लैंडलॉर्ड से अलग ही एक और वर्ग का उदय हुआ जिसको हम व्यापारिक वर्ग कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं, ट्रेड क्लासेस। और इन्होंने क्या किया दोस्त, यानी कि समझाने की कोशिश करता हूं मैं, समझना जरा एक बार जो बता रहा हूं मैं। किंग यानी कि दोस्तों राजा है और सामंत, सामंत का मतलब होता है दोस्तों जमींदार। और ये जमींदार क्या दोस्त, यही व्यवस्था जो चल रही है, राजा और सामंत की व्यवस्था जो चल रही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्यूडलिज्म कह रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि अब इस सामंत की जगह पे राजा से संबंध बना लिया किसने, व्यापारिक वर्ग ने, जिसको कहा गया मिडिल क्लास। क्या कहा गया, मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग। यानी कि अब एक चीज समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि राजा के संबंध सामंत से, सामंत मतलब जमींदार से, अच्छे हुआ करते थे। अब सामंत को हटाकर व्यापारिक वर्गों ने संबंध बना लिया राजा से, क्योंकि दोस्तों ये सामंत जो टैक्स देते थे राजा को, उसमें ये घपला कर लेते थे। राजा नाराज हो गया था, किंग इससे नाराज चल रहा था, और इसको लगा कि नहीं भाई ये व्यापारिक वर्ग मेरे पास आते हैं तो ये मेरे को अच्छा खासा टैक्स देंगे। और दोस्त ये व्यापारिक वर्ग बहुत तेज चले, है ना, ये व्यापारिक वर्ग बहुत तेज चले। इन्होंने राजा से संबंध बनाकर इसको चल बेटे साइड निकल तू, इसको हटा दिया, आए तो समझ में। और इस तरीके से राजा और व्यापारिक वर्गों ने मिलकर सामंतवाद को खत्म कर दिया, जमींदार को ही हटा दिया। अब आ गया व्यापारिक वर्ग। व्यापार का मतलब क्या होता है, एक जगह से सामान दूसरे जगह पे जाना। यानी कि दोस्तों जब व्यापार बढ़ा तो इससे ऑब्वियसली सी बात है क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों उत्पादन के बढ़ने से व्यापार बढ़ता है, और व्यापार के बढ़ने से प्रचार बढ़ता है, प्रचार के बढ़ने से स्वतंत्रता बढ़ता है, राइट्स बढ़ता है, और इस तरीके से लिबरलिज्म का उदय हुआ और सामंतवाद का खत्म। है तो समझ में, किसने कर दिया, मध्यम वर्ग के लोगों ने कर दिया, व्यापारिक वर्ग के लोगों ने कर दिया। यानी दोस्तों ये सारे पॉइंट रह गए हमारे डेवलपमेंट के, इसके राइस के। अब इसका रेस तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि उदय के कारण क्या है। देखो यहाँ पे इसका विकास हमने देख लिया। अब कारण, क्यों हम एक कारण भी बना सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टॉपिक को खींचो, जितना ज्यादा हो सके उसके डीपली जाओ, अंदर जितना ज्यादा घुसोगे अच्छे से समझ में आएगा, ऊपर ऊपर समझोगे ऊपर चला जाएगा। आया तो समझे। सामंतवाद का कमजोर पड़ना, मैंने दोस्तों आपको बताया इनके राजा के साथ जब ये मिडिल क्लास के लोगों ने अपने रिलेशन बना लिए तो सामंतवाद की ऐसी जैसे तो होनी ही थी, है ये खत्म। तो फ्यूडलिज्म यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू बिगिनिंग ऑफ एम्पायर, किसका, फ्यूडलिज्म का, यानी कि इन सामंतों का, लैंडलॉर्ड्स का कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दोस्त इसके बाद आपका आता है पूंजीवाद का
उदय का कारण। यानी दोस्तों जैसे जैसे क्या हुआ कि समाज के अंदर, मैंने आपको बताया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ, इन व्यापारिक वर्ग के आने से ट्रेड बढ़ा, ट्रेड के बढ़ने से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन के बढ़ने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। और सभी देशों ने क्या किया दोस्तों, अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर के प्लेस पे क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल प्लेस बना दिया। यानी कि अब सब कुछ जो होगा वो इंडस्ट्री के द्वारा होगा। कच्चे माल को सब समझ गए, कच्चे माल से ज़्यादा अच्छा है उत्पादित माल। यानी कि दोस्त बना बनाया माल, रेडीमेड माल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। और इसमें सबसे बड़ा पापा निकला कौन, इंग्लैंड, क्योंकि पूरी दुनिया पे लगभग दोस्तों 170 कंट्रीज पे उसका राज था। और दोस्तों इस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड में अपना शासन किया। सोच सकते हो दोस्तों 80 कंट्रीज, तो भाई यहाँ पे आपको नेट कहता है, गूगल पे सर्च मारो कि हाउ मेनी कंट्रीज कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटेन, तो दोस्त यहाँ पे आप आ सकते हैं 80 कंट्रीज हैं, लगभग 170 कंट्रीज को अपने कब्जे में रखा था उसने भाई। सोच सकते हो ये। और इस तरीके से आपका ये जाता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुलाम बनाया जाता था पहले। और इस तरीके से आपका पूंजीवाद का उदय हुआ। और उस उदारवाद का ही एक पार्ट है पूंजीवाद। आया तो समझ में, यानी कह सकते हो कि उदारवाद माँ है तो पूंजीवाद बच्चा है ना, क्योंकि उदारवाद पूरा खुलापन, पूंजीवाद पे एक छोटी सी एक इकोनॉमिकल पे बेस है, और उदारवाद पूरा बहुत बड़ा पार्ट है एक। और इस तरीके से दोस्त उदारवाद के उदय में पूंजीवाद के उदय ने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया अपना। और ये आपका हो जाता है उदारवाद के यानी कि पूंजीवाद के उदय के कारण से। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि जैसे ही पूंजीवाद का उदय होना स्टार्ट हुआ, पूरा दिमाग घूम गया लोगों का। अब लोगों ने क्रांतियां करनी स्टार्ट कर दी। कच्चा माल चाहिए प्रोडक्शंस के लिए, मशीन तो बना लिए, उसके अंदर बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता। कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। ये मार्कर है मेरे दोस्त, मार्कर कैसे बना, प्लास्टिक से बना, है ना। लेकिन प्लास्टिक कहाँ से लाएंगे आप, पहले प्लास्टिक को लाओ, उसको गलाओ, पिघलाओ, उसको मेल्ट करके मशीन में डालो, तब जाके वो मार्कर का शेप बनता है, ऐसा होता है ना। लेकिन अब कच्चा माल, रॉ मटेरियल लाने के लिए सभी देशों ने तमाम एशियन और अफ्रीकन कंट्री को कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। और कुछ कंट्री ने अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। दोस्त इसमें सबसे पहले जो नाम आता है यहाँ पे भाई 1880 में क्या हुआ था दोस्त, ब्रिटेन के अंदर गोरखपुर क्रांति हुई थी। अब दोस्त लोग नाराज हो गए थे, जहां पे भी राजतंत्र है लोग अब नाराज हो रहे हैं। ओलिगार्की हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया, है निरंकुश तंत्र, डिक्टेटरशिप हो गया। अब लोग चाह रहे हैं कि हमें इनसे शांति मिले, हमें छुटकारा मिले। इसलिए दोस्तों 1688 में ब्रिटेन के अंदर गोरखपुर क्रांति। दोस्तों गोरखपुर क्रांति का मतलब क्या होता है, इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें बिना खून खराबा के जो राजा था दोस्त यहाँ पे जॉर्ज थे उसको हटाया गया। और उसके बाद उसके ऊपर संसद का राइट हो गया। यानी कि पहले राजा अपनी मर्जी से सारा काम करता था, अब संसद के अकॉर्डिंग होगा सारा काम। और दोस्त इसी के बाद 1789 में किसकी दोस्त, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, किसका, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये अपने आप में प्रमोट होना स्टार्ट हुआ। यानी कि ये इसी की देन है, फ्रांस की क्रांति की देन है। इसके बाद दोस्तों आपका, यानी कि इससे पहले ही 1789 से पहले ही एक बात बताऊं तो यहाँ पे आपका 1776 में अमेरिका की क्रांति हो जाती है। और दोस्तों अमेरिका ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से आज़ाद हो जाता है। यानी दोस्तों 1688 में गोरखपुर क्रांति, राजा को डिक्टेटरशिप से खत्म कर पार्लियामेंट के अंडर में ला दिया गया। एंड 1766 में अमेरिका आज़ाद हुआ, है ना। कहीं ना कहीं इसने दोस्तों ब्रिटेन से आज़ादी लेने के लिए जो इसने संघर्ष स्ट्रगल किया वो लिबरलिज्म का पार्ट है, एक है स्वतंत्रता के पार्ट है वो। और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसे देखते तो आगे चलते चलते भारत में भी हुई है, काफ़ी सारे कंट्री में भी हुई। लेकिन दोस्त ये प्रमोशन जो मिला इंडिपेंडेंट का, ये उदारवाद के कारण नहीं। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर बताऊं तो राजा राम मोहन राय हो गए, गोविंद रानाडे हो गए, ये सभी ने सपोर्ट किया लिबरलिज्म का, किसका, इंडिपेंडेंट का। और ये सब जो मैंने भी नाम बताया राजा राम मोहन राय, ये भारत के दोस्तों पहले हैं ऐसे जिनको उदारवादी थिंकर माना गया, किनका, लिबरलिस्ट माना गया इनको। और दोस्तों इस तरीके से आपका टॉपिक कौन सा, उदारवाद का विकास, उदारवाद के कारण। और दोस्तों हमने यहाँ पे मिडिल क्लास के बारे में देखा और किस तरीके से इसका उदय हो पाया। दोस्तों इसके बाद आता है
उदारवाद के मेन फीचर्स क्या हैं। देखो फीचर में आपको बताना है कि इससे पहले ये बताना कि जैसे ये क्रांतियां होनी स्टार्ट हुई तो वर्ल्ड के तमाम देशों के लोगों ने अपने देश के अंदर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, सोशल राइट्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर वोट का अधिकार 1920 में उठना स्टार्ट हुआ। 1930 के आसपास अमेरिका में स्टार्ट हुआ। फिर 1944 के अंदर, 1944 के अंदर फ्रांस में अधिकार, यानी कि सभी जगह वोट का अधिकार मिलना स्टार्ट हो गया। यानी कि दोस्त 1919 में जब भारतीय शासन एक्ट पारित हुआ था भारत के अंदर महिलाओं को पहली बार अधिकार मिला था। और 1947 में दोस्तों भारत जब आजाद हुआ तो सभी को एक साथ मिल गया था। यानी कि तमाम देशों ने अब अपने दिमाग में, बुद्धि में जोर डालना स्टार्ट किया और इस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स की मांग करी, क्योंकि इंडिपेंडेंट की डिमांड यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। अगर दोस्त मैं मेन फीचर्स की बात करूँ तो मानवीय व्यक्तित्व के मूल्य तथा व्यक्ति की आध्यात्मिकता समानता में विश्वास करता है उदारवाद। यानी कि ये बात करता है कि इसकी समानता की बात करता है, धार्मिक भी समानता की बात करता है। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति की इच्छा स्वायत्ता में विश्वास। स्वायत्ता मतलब होता है ऑटोनोमस, व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है, उसको अपने ढंग और क्या सही है क्या गलत है उसका सब पता है, इसलिए व्यक्ति की इच्छा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट व्यक्ति की अच्छाई तथा उसकी विवेकशीलता में विश्वास। व्यक्ति एक अच्छा प्राणी है, ये उदारवाद मान के चल रहा है, और वो विवेकशील प्राणी है, कहते हैं रैशनैलिटी, उसके अंदर बुद्धि है, एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देता है। ये हर व्यक्ति के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पे क्या देता है, एम्फसाइज करता है, बल देता है। नेक्स्ट आपका ये कहता है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। कौन कह रहा है ये? उदारवाद के दोस्त, ये विचारधारा है, जैसा कि उदारवाद ये सब मान के चलता है। और दोस्त इस तरीके से ये सारी हमने देखा आपका फीचर्स हो गया। यानी कि पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर थिंकर्स के व्यूज पढ़ा, फिर हमने इसका उदय का विकास पढ़ा, एंड फिर इसके उदय के कारण, फिर हमने दोस्तों मिडिल क्लास में क्या क्राइसिस वगैरह ये हुए, फिर रेवोल्यूशन कितने सारे हुए वो देखा। ये रेवोल्यूशन होने का मेन कारण क्या है कि लोगों में बुद्धि है ना। लोग अब दोस्त अगर बुद्धि नहीं होता तो ये क्रांतियां कहाँ से होती, रेवोल्यूशन कहाँ से होता, चाहे वो रिनेसेंस हो गया आपका, फिर जागरण काल हो गया आपका, धर्म सुधार रिफॉर्मेशन हो गया, या आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये बुद्धि कारण तो हो पा रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सभी के बीच में उदारवाद के फीचर्स के बाद एक मेन पॉइंट आता है जिसमें दोस्त आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी 100% आता ही आता है। तो दोस्त अब है आपका सेंट्रल आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद के केंद्रीय विचार कौन से हैं? केंद्रीय विचार का मतलब क्या होता है? हम इंसानों का बहुत सारा काम होता है, लेकिन उन सभी कामों में से कुछ काम ऐसा होता है जो बहुत मेन होता है हमारे लिए, और सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है। वैसे दोस्त उदारवाद के एक अपना विचारधारा जो है ये इन 5 बातों को मानकर चलता है। उदारवाद जो आइडियोलॉजी है वो इन 5 थ्योरीज, इन 5 प्रिंसिपल्स पे एम्फसाइज करता है, यानी कि ये इस पे बल देता है, इस पे जोर देता है, इनको प्रमोट करता है। ठीक है दोस्त, ये 5 याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि उदारवाद के केंद्रीय विचार स्पष्ट कीजिए, और दोस्त ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, मेरे समय भी आया हुआ है ये, तो याद रहे आपको इसको अच्छे से समझना है। तो जैसे कि पॉइंट बहुत आसान है, लेकिन अंदर का कंसेप्ट आपको मैं समझा दूं फटाफट, एग्जाम्स में लिख पाओ आप। सबसे पहला है कि व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन पे बल देता है। जैसे इसका ये कहना है कि सामंतवाद के अंदर जैसे किस तरीके से चर्च का अधिकार हुआ करता था, चर्च का राइट हुआ करता था, सारा काम चर्च के अंडर में हुआ करता था, लेकिन अब चर्च को अलग और स्टेट को अलग करके पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन पे एम्फसाइज करने की बात करी, उसको प्रमोट, उसको महत्व देने की बात करी, और प्राकृतिक अधिकार की बात करी। जैसे तो कुछ थिंकर्स का नाम आपको बताना हर पॉइंट के अंदर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि जॉन लॉक है, ये क्या कहता है कि व्यक्ति को बल दो, उसको इंपॉर्टेंस मानो, क्योंकि व्यक्ति को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार जो है हर एक पर्सन के वो नेचुरली है, और इसलिए दोस्तों व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वही कांट ये कहता है, कांट एक थिंकर का नाम है, ये क्या कहता है कि मनुष्य खुद अपना साध्य है, किसी दूसरे के साध्य का साधन नहीं है। दोस्तों ये आपको इन्वर्टेड कोमा में सेम लाइन लिखना होगा जैसे बोल रहा हूँ मैं, ये आपको याद करना होगा भाई, है ना। देखो मेरे को पता है, मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट आता है इन सभी के विचारों को पढ़ने में। शुरुआत है भाई, आगे आगे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आएंगे जिनके बारे में आप पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे चीजें जान पाओगे, ये क्या ऐसा कह रहे, सच बता रहा हूँ आपको। और जैसे कि कांट हो गया, कांट है, कुछ और मत समझ लेना भाई। और ये कांट क्या कहता है यहाँ पे कि व्यक्ति खुद अपना साध्य है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, साध्य का मतलब मैं आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, गोल, ठीक है। और
ये बोलता है कांट कि व्यक्ति खुद अपना साध्य है, यानी कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। हर अपने इंसान की इच्छा होती है कि मेरे को ये करना, लाइफ में ये करना, होता है ना, ऐसा साफ बता होता है ना। लेकिन सेकंड लाइन में ये कह रहा है कि व्यक्ति खुद अपना साध्य है, किसी दूसरे के साध्य का साधन नहीं है। यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लक्ष्य का साधन नहीं है। जैसे कि मान लो मुझको पेरिस जाना है, और पेरिस जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा, या जो भी मैं, या सिर्फ पानी के जहाज से जाऊंगा, जो भी मैं साधन अपना रहा हूँ पेरिस पहुंचने के लिए, तो वो तो मेरा साधन हो गया, यानी कि शिप हो गया या हवाई जहाज हो गया, ये तो मेरे साधन हो गए। इस तरीके से कांट कहना चाह रहा है कि व्यक्ति खुद अपना साध्य है, किसी दूसरे का साध्य का, किसी दूसरे का साध्य का, मान लो मेरे को यहाँ पे जाना है, पेरिस जाना है, तो किसी दूसरे का साध्य का साधन हवाई जहाज और पानी का शिप नहीं है। कोशिश कर आए तो समझ में, मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है कि व्यक्ति का कोई यूज कर कर अपने ही इंटरेस्ट को, अपनी जरूरत को पूरा ना करे। और दोस्तों आज यही हो रहा है, आज हर एक इंसान दूसरे व्यक्ति को यूज करने में लगा पड़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, बस अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने मतलब के लिए उससे काम निकालना जानता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कांट कहना चाह रहा है कि व्यक्ति का कभी यूज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति खुद अपना साध्य है, किसी दूसरे के साध्य का साधन नहीं है। हवाई जहाज और ये पानी का शिप नहीं है कि व्यक्ति किसी दूसरे को वहां तक, यहाँ तक पहुंचा देगा। आया तो समझ में? मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको, बट आपको एग्जाम्स पे यही लिखना होगा कि जोन लोग कहता है अपने 3 अधिकार में बल देता है, इसलिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एंड कांट ये कहता है कि व्यक्ति खुद अपना साध्य है, किसी दूसरे के साधन का साध्य नहीं हो सकता। ये इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखना, ये सेम लाइन वर्ड जो है ये कांट ने कहा है, ठीक है। तो इसलिए व्यक्ति को बल देना चाहिए, इंपॉर्टेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता, और ये सारे बात उदारवाद अपने इंपॉर्टेंट जो कहते हैं ना प्रिंसिपल में ये शामिल करता है। स्वतंत्रता पे ये बल देता है सेकंड बात, यानी कि फ्रीडम पे। जैसे कि लोग ने तो स्टार्टिंग में कह दिया कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे, वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो मिनिमम वर्क करती है और मैक्सिमम लिबर्टी, फ्रीडम देती है। आया तो समझ में? लेकिन आगे चलकर इसको सही नहीं माना गया। आगे चल के व्यक्ति के कुछ वर्क में, कुछ कार्य में इंटरफेयर की बात की गई, और ये इंटरफेयर की बात किसने की? मिल ने, जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसने क्या कहा कि नहीं भाई, व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेयर करो अगर उस कार्य से किसी समाज के और सोसाइटी किसी और पर्सन पे कोई दिक्कत होता है तो उसके कार्य पे इंटरफेयर करना चाहिए। मान लो कि आपका कल एग्जाम है, मैं रात में खूब तगड़ी डीजे चला रहा हूँ, इस कंडीशन में आपको दिक्कत है ना मेरे दोस्त, इसीलिए अब राज्य का डंडा आएगा और मेरे डंडा मारेगा फटाफट, चलो डीजे बंद कर, बच्चा का एग्जाम चल रहा है भाई, एग्जाम पहले समझ में आ गया। और इस तरीके से हो गया मील की बात। नेक्स्ट आपका ग्रीन की बात आती है। ग्रीन क्या कहता है कि इंटरफेयर हमें लिबर्टी में तभी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो समझ में, ये इंटरफेयर की बात करता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से बनना कम से कम शासन करके अधिक से अधिक मैक्सिमम लिबर्टी, मैक्सिमम फ्रीडम देने की बात करता है कौन? उदारवाद। तो मेरे दोस्त अब आते अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? विवेक। कौन सा विवेक? किसका विवेक? भाई बुद्धि होता है विवेक का मतलब एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड किसमें? रैशनैलिटी में। यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं, रैशन को आप अच्छे से समझ सकते हो, सत्य असत्य, यानी कि सच्चाई और झूठ, ट्रूथ एंड फॉल्स। इसके बाद आपका आता है हित और अहित, हमारी क्या क्या जरूरतें हैं और हमारी क्या क्या जरूरतें नहीं है, इन सबको हम में पहचानने की शक्ति होती है, इसी को विवेक कहा जाता है। आया समझ में? हमें ये दोस्तों आपके ग्रीन हो गए, कांट हो गए, ये सब ऐसा कह रहे हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, एक रैशनैलिटी है मनुष्य के अंदर, जो अच्छा क्या है, क्या उसके लिए बुरा है, उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए क्या जरूरत नहीं है, वो इसमें डिफ्रेंशिएट करना जानता है। क्लियर दोस्त? इसलिए अगर ये मनुष्य नहीं जानता तो ये धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण काल हुआ, सामंतवाद को खत्म करके मनुष्य उदारवाद की रेस में आया, फिर पूंजीवाद का उदय हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनों का विकास हुआ, ये कैसे हो पाता? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मनुष्य अगर रैशन नहीं होता, उसमें बुद्धि नहीं होता, तो कैसे हो पाता भाई? ये आया समझ में? डिस्क्रिप्शन वाली पावर कहते हैं इसको। एंड आपका आता है नेक्स्ट समानता, इक्वलिटी। लोस्टी कहता है कि हर व्यक्ति समान,
हर व्यक्ति में इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो एबिलिटी है, उसमें जो पावर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों मेहनत तो एक वो भी बंदा करता है जो घर बनाता है, जो एक लेबर है, और जो एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी अपनी लेवल की मेहनत है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा मेहनत बेचारे के लेबर को करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं, जो एक लेबर है वो अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग है, एंड जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है दोस्त, वो अपने पढ़ लिख के आज आगे बढ़ा है। तो लोस्की कहता है कि यहाँ पे जो विशेषाधिकार है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो योग्य है, जो कैपेबल है, अपने दम पे आगे गया है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। आया तो समझ में। यहाँ पे जॉन रॉल्स कहता है कि जस्टिस पे बेस वही स्टेट मानी जाएगी जो री एलोकेशन करेगी। किसका कहते हैं? नहीं, री एलोकेशन इकोनॉमिक्स पे पढ़ा होगा आपने आई थिंक। री एलोकेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेस का री एलोकेशन करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि संसाधनों का पुनर्वितरण करना, फिर से बांटना गरीबों के अंदर। तभी दोस्त एक अच्छी सी समानता, इक्वलिटी इस्टेब्लिशमेंट हो पाएगी। यानी कि दोस्त उदारवाद समानता की बात करता है, सही व्यक्ति में समानता होनी चाहिए। देखो ये कॉमन बात है, व्यक्ति को बल दो, स्वतंत्रता पे बल दो, विवेक मनुष्य में होता है इसलिए उसको इंडिपेंडेंट देना चाहिए, रहना चाहिए, और उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। एंड दोस्त आपको समानता, सब में इक्वलिटी की भावना है। वो भी दोस्त जैसे कि लोक ने कहा, जॉन लोक ने क्या कहा था, लोस्की वगैरह ने, जॉन लोक ने यहाँ पे कहा ताकि इंसान जो राइट्स मिले वो नेचुरली मिले। लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, लाइफ हो गया, ये 3 राइट्स तो हमारे नेचुरली है ना। यहाँ पे लोग कह रहा है, इसलिए ये जरूरी है, सभी में इक्वलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस, सहनशीलता की शक्ति। मैं कितनी अच्छे से अपने आप में सहनशीलता रख सकता हूँ, और दोस्त किस तरीके से मैं अपने में खुश रखूँ, यानी कि अपने से मतलब रखना। सिंपल समझ आया? सहिष्णुता का मतलब होता है अपने से मतलब रखना। अगर मैं दूसरे को गिराकर अपने को प्रमोट कर रहा हूँ तो ये सहिष्णुता नहीं है। इसलिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सोसाइटी के अंदर, उसको शांत करना कहीं ना कहीं सहिष्णुता एक टॉलरेंस का पार्ट होता है। जैसे कि लोग कहता है, यहाँ पे क्या कहता है कि समाज में समानता लाना चाहिए, हर एक बंदे की बातों को सुनना चाहिए। मिल क्या कहता है? इंडिपेंडेंट दो सभी को। मिल्टन क्या कहता है कि सभी में सहिष्णुता होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों सहिष्णुता, टॉलरेंस को लोक, मिल और मिल्टन, इन तीनों ने प्रमोट किया है। तो दोस्तों हर में ही मैंने कहीं ना कहीं थिंकर्स का नाम डाले हैं और आपको ये याद करना है। और दोस्तों इस तरीके से जो सेंट्रल आइडियाज है लिबरलिज्म का, वो क्या क्या है? पर्सन है, फ्रीडम है, रेशन है, एंड दोस्तों आपका इक्वलिटी हो गया, टॉलरेंस हो गया, व्यक्ति स्वतंत्रता, विवेक, समानता, एंड दोस्तों आपका सहिष्णुता। और इस तरीके से आपको ये 5 पॉइंट लिखने होंगे। पहले इंट्रोडक्शन, देन आपको ये सब बताना होगा। अगर स्पेशल ये क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन लिख के, थिंकर्स का नाम लिख के फटाफट ये आप पॉइंट दोस्तों, चार्ट जितने ज़्यादा बनाओगे, जितना ज़्यादा चार्ट यूज करोगे, उतने ज़्यादा आपको दोस्तों मार्क्स मिलेंगे और आपके पेजेस भी भरेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों पेज नहीं भरना, आपको कंटेंट लिखने में मजा आता है भाई। कंटेंट लिखोगे अपने आप मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों एग्जाम्स में कैसे लिखते हैं मैंने वीडियोस में बता रखा है, दोस्तों जरूर जाके देखना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोस्तों ये तरीके का हमारा ये टॉपिक हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि उदारवाद को 3 भाग में बांटा गया है। याद रहे दोस्त, अब आ चुके हैं हम सबसे मेन फिल्म के ऊपर आ चुके हैं। अब तक तो पूरी ट्रेलर चल रही थी, अब आएगी मूवी भी, आया तो समय। अब क्या होगा कि उदारवाद को 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले क्लासिकल, सबसे पुराना, प्राचीन, सबसे एंशिएंट वाला। देन आपका आएगा कौन सा? आधुनिक। उसके बाद आधुनिक मतलब मॉडर्न लिबरलिज्म। देन आपका सबसे लास्ट में आएगा कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। यानी कि दोस्तों आपका क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म एंड आपका कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। अब ये तीनों को अलग अलग पढ़ना होगा हमें कि ये जो एंशिएंट वाले, इनका क्या मानना है। एंशिएंट हो गया, क्लासिक हो गया, जिसको दोस्तों क्लासिक भी कहते हैं या प्राचीन उदारवाद भी कहते हैं, है ना। इनका क्या मानना था। इसके बाद दोस्तों इनकी कमियों को गिनवाकर नेक्स्ट बीच में आ जाओ, आपका मॉडर्न उदारवाद आ गया। आपका मॉडर्न मतलब आधुनिक उदारवाद आपका आ गया। एंड दोस्तों आपका मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद आपका लास्ट में आता है थर्ड में मॉडर्न का क्रिटिसाइज करके कौन? कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। तो इन तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। क्लासिकल, जिसको हम निगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसको हम पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका
कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, जिसको हम नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं। अब दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों में क्या क्या कहा गया है। इससे पहले मैं आपको क्यों ना पहले शॉर्ट में हल्के में ये समझा दूं कि इन तीनों के सपोर्टर्स कौन कौन से हैं। स्क्रीन पे चार्ट दे सकते हो भाई कि सबसे पहले जो क्लासिकल उदारवाद है, यानी कि जो शास्त्रीय है, इसको क्लासिकल कह लो, आप शास्त्रीय कह लो, या आप दोस्त इसको नकारात्मक कह लो, या पारंपरिक उदारवाद कह लो, बहुत अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये व्यक्तिगत उदारवाद कह लो, हस्तक्षेप उदारवाद कह लो, बहुत अलग अलग इसको नामों जाना जाता है पहले वाले को, ठीक है, जिसको मैं क्लासिकल कह रहा हूँ। इसको जॉन लॉक, हॉब्स, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, इन्होंने इसका सपोर्ट किया है, यानी कि ये इसके मेन जो थिंकर्स हैं वो ये हैं। एंड आधुनिक जो उदारवाद है, मॉडर्न लिबरलिज्म, इसके जेएस मिल है, टीएच ग्रीन है एंड हॉबहाउस है। नेक्स्ट आपका समकालीन उदारवाद, यानी कि कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, इसमें मिल्टन फ्रीडमैन है, हेयक है और रॉबर्ट नोजिक है। और दोस्त इस तरीके से आपका हमारे ये तीन हो गए। यानी कि दोस्त जो पहला वाला है इसको अधिक नामों से भी जाना जानता है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। यानी कि अब आपको समझना है कि ये तीन क्या क्या रहे। पहला वाला जो है हमारा, यानी कि उदारवाद को तीन पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले कौन से? क्लासिकल उदारवाद, जिसको नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, क्लासिकल भी कहते हैं, या आपका व्यक्तिगत उदारवाद भी कहते हैं, और हस्तक्षेप नॉन इंटरवेंशन लिबरलिज्म भी कहते हैं। या दोस्तों आपके इतने नामों से इसको जाना जानता है पहले वाले को। अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो यार, उदारवाद का उदय ऐसे बेसिकली बताऊं तो 19वीं सेंचुरी 16वीं शताब्दी में हो गया था। 16वीं शताब्दी में हो गया था, 16th सेंचुरी में हो गया था। लेकिन ये एक गतिशील विचारधारा है जो अपने समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बदलते रही है। कभी कुछ मानती है ये, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। आया तो समझ में। लेकिन सबसे पहले इसको हम प्रारंभिक उदारवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जब 16वीं सेंचुरी में हुई तो इसके विचार ये था कि कम से कम शासन जो करती है वही सरकार सबसे अच्छी होती है। सरकार, राज्य, जो स्टेट है वो कुछ भी नहीं करेगा, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट छोड़ दे, व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, चाहे वो किसी का मर्डर भी कर दे, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इसका मानना है तो समझ में। यानी कि यह तो आपको सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ये संपूर्ण लिबर्टी की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूरे तरीके से व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो, वो कुछ भी करे, अब उसकी अपनी मर्जी है। बस राज्य, जो स्टेट है, जो सरकार है दोस्तों, वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। आए दोस्तों में। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक अधिकार। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जॉन लॉक ने कहा था कि व्यक्ति को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों राइट दिए गए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। और ये तीनों राइट्स इसलिए दिए गए हैं, और दोस्त ये किसने दिए तो है ही नहीं पता आपको, ये भगवान ने दिए, ये नेचर ने दिए, ये नेचुरली राइट्स है हमारे, ये जॉन लॉक कह रहे हैं। इसलिए जो स्टेट बनाया गया है, एक समझौता किया गया सभी लोगों के द्वारा कि हम एक स्टेट बनाएंगे जो इन अधिकारों की, जो इन राइट्स को, जो तीनों मैंने आपको बताया, इनको सुरक्षा करेगा, इनकी सुरक्षा करेगा, इनको प्रोटेक्टिव रखेगा। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो लोगों को क्रांति का अधिकार होगा कि वो उस सरकार को हटाए, उखाड़ के फेंक दे, हैं, और जिसे कोप्स कहते हैं ना। और इन्होंने ये कहा कि वही सरकार मस्त है, सबसे मस्त है, जो कम से कम शासन करती है। आया तो समझ में। और इस तरीके से हमारे ये हो गए पहले वाले के फीचर्स, ठीक है, यानी कि इसके। अब हर में दोस्तों एलिमेंट्स तो सब में आएंगे, है ना। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो सब में एलिमेंट्स बताने होते हैं, जो सबसे मेन बात होता है। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या, यानी कि इसके मेन बात क्या है, किन किन बातों पे एम्फसाइज करता है, ये बल देता है, इंपॉर्टेंस देता है। तो सबसे पहले आपका आता है व्यक्तिवाद। ये व्यक्तिवाद को इंपॉर्टेंस देता है। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि हॉब्स को, बेशक दोस्त हॉब्स को नहीं माना गया उदारवाद का पिता, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया। स्टेट को इसने डिक्टेटर स्टेट बना दिया था कि स्टेट में जो सरकार, उसको हटाने का अधिकार नहीं होगा। एक बार सत्ता दे दी, एक बार शक्ति दे दी बस। इसलिए दोस्तों इसको नहीं मानेगा। लेकिन इसने कहीं ना कहीं उदारवाद के कुछ शुरुआती लक्षण दे दिए थे। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद के अंदर व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दिया गया, और इस तरीके से ये भी कहा गया कि जो स्टेट है, ये जो स्टेट है वो नेसेसरी इविल है, यानी कि नेसेसरी भी है और इविल भी है। नेसेसरी मतलब स्टेट की जरूरत भी है और स्टेट बुरा भी है, यानी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है।
कैसे आवश्यक क्यों है, ये नेसेसरी क्यों है, ये जरूरी इसकी इसलिए है क्योंकि समाज में लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा। जब स्टेट नहीं होगा तो कानून बनाने के लिए राज्य जरूरी होता है, और राज्य हम लोगों की इंडिपेंडेंट में इंटरफेयर करता है, इसलिए राज्य बुरा होता है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि राज्य की जरूरत भी है, राज्य बुरा भी है। ये व्यक्तिवाद के अंदर आप बता सकते हो, ठीक है। एंड अब आता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट्स। यहाँ पे क्या है दोस्त कि प्राकृतिक अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति, जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं, इन तीनों अधिकार के अकॉर्डिंग हमारे प्राकृतिक अधिकार है, और राज्य को बनाया इसलिए गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ताकि इन तीनों राइट्स की वो प्रोटेक्टिव रखे। अब यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है कि इन सभी अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है, और इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राज्यों को बनाया गया है। ये अधिकार प्रोटेक्टिव नहीं है तो राज्य किस काम का, उखाड़ के फेंक दो। आया तो समझ में। नेक्स्ट है आपका उपयोगितावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये क्या होता है भाई, अब इसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से जर्मी बेंथम नामक एक प्राणी, यानी दोस्तों एक थिंकर है, जर्मी बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म के साथ जोड़ दिया, और ये कहा कि व्यक्ति अपने सुख और दुख में अंतर करना जानता है, व्यक्ति सुख और दुख में अंतर करना जानता है, क्योंकि वो एक विवेकशील प्राणी है, और इसी को उपयोगितावाद का सिद्धांत कहा जाता है। यूटिलिटी यानी कि व्यक्ति क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए गलत है, वो जानता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को वो काम करने चाहिए जिससे उसको सुख मिले, ना कि दुख। आया उसमें ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक उदारवाद, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये अपना इकोनॉमी के अंदर पांव पसार लेंगे। अब ये दोस्त इकोनॉमी के अंदर लिबर्टी की बात करेंगे, और अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्होंने ऐसे भयंकर सिद्धांत दिए, इसलिए दोस्त इनका नाम फेमस है। ही इज द नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक। किसको? एडम स्मिथ को। अब आर्थिक उदारवाद में इन्होंने, एडम स्मिथ ने 2 सिद्धांत दिए। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल हैंड, प्लीज मेरे वर्ड पे ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल हैंड पहला सिद्धांत, डेमोक्रेसी ऑफ इकोनॉमिक मैन, फिर से थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल हैंड, क्या? अदृश्य हाथ, है ना, अदृश्य हाथ का सिद्धांत। और दूसरा क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ इकोनॉमिक मैन, यानी कि एक आर्थिक मानव है, किसमें? लोकतंत्र में। यानी दोस्त यहाँ पे ये इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि मनुष्य कम से कम शासन के अंदर ही रह सकता है, बाजार को अपने रूप में छोड़ दो। दोस्त ये कहता है जो मार्केट है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट को, और जो मार्केट है दोस्त वो डिमांड और सप्लाई, मांग, जितनी ज़्यादा मांग होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे मार्केट को छोड़ देना चाहिए। इसी को दोस्त थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल हैंड एंड डेमोक्रेसी ऑफ इकोनॉमिक मैन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ये हो गया दोस्त आपका आर्थिक उदारवाद, यानी कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म। एंड नेक्स्ट है आपका सामाजिक डार्विनवाद। ये बड़ा भयंकर सिद्धांत है, इसीलिए इसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है। अब याद रखें आप ये, तो यहाँ पे सामाजिक डार्विनवाद जो है ये 3 बंदों के द्वारा दिया गया ये थ्योरी। 3 बंदे वो कौन कौन है, यानी कि दोस्त 3 थिंकर कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा ना अपने लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट दिमाग में घुस जाए। वो 3 बंदे कौन है? सबसे पहला सैमुअल स्मिथ। कौन है पहला दोस्त? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पहला कौन है? सैमुअल स्मिथ। इसकी एक बुक है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प। क्या नाम है? सेल्फ हेल्प। इस बुक के अंदर इसने ये कहा कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। यानी दोस्तों ये जो गॉड है ना, ईश्वर, ये उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपने आप की हेल्प खुद कर लेता है। आया दोस्त समझ में? यानी कि ये साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने आप खुद अपना देख ले भाई, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। इसी बात को जो सैमुअल स्मिथ ने कहा, इसी बात को आगे बढ़ा दिया किसने? रिचर्ड कॉबिन ने। रिचर्ड कॉबिन ने कहा हाँ भाई, देख भाई सैमुअल, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए।
जो अपनी सहायता स्वयं कर लेगा वो कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा, ऐसे के तैसे उसकी। और इन दोनों का बाप कौन निकला? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर आया भाई बंदा, इसने कुछ और ही बात ही कह दी भाई। इसने ये कहा कि जो व्यक्ति अपना सहायता स्वयं कर सकता है, समझना जो मैं कहना चाहता हूं, यानी कि जो बंदा सही से रह सकता है, अपना विकास कर सकता है, उसको जीने का अधिकार है। जो इंसान बीमार है, जो धरती का बोझ है, जो सड़े पड़ा है, रसोई पड़ा है, उसको मर जाना ही अच्छा है। गरीब लोगों का मर जाना ही अच्छा है, राज्यों को उनको हेल्प नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर। वाह भाई, नवाब साहब कहाँ से आए। इसलिए दोस्तों इसको नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। ये कहता है कि जो पेड़ है, मान लो एक छोटा सा पौधा है, छोटे से पौधे में स्टार्टिंग मैंने छोटा सा पौधा लगाया है ना, उसमें मैंने पानी डाला, मानो तो मैंने 2 पौधे लगाए, ठीक है, दोनों में मैंने पानी डाला, एक पौधा बहुत बड़ा हो गया, एक पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, मुरझा के खत्म हो गया, है ना। स्टार्टिंग में ज्यादा बड़ा वो नहीं हो पाया, तो वो अपने कारण से बड़ा नहीं हो पाया, उसमें योग्यता नहीं होगी, वो कैपेबल नहीं हो पाया होगा, उसके अंदर कैपेबिलिटी उसमें नहीं होगी, इसी कारण से वो छोटा ही रह गया, वो खत्म हो गया। और जिसमें कैपेबल है, बड़ा होने की क्षमता है, वो बड़ा हो गया। और दोस्तों यही बात हर्बर्ट स्पेंसर इंसानों पे कहता है। जो बंदा कैपेबल है उसकी सहायता करो और वो आगे बढ़ेगा। जो कैपेबल नहीं है, जो बीमार है, जो धरती का बोझ है, यहाँ तक कि इसने कह दिया कि जो कुछ भी नहीं कर सकता उसका मर जाना ही अच्छा है। हर्बर्ट स्पेंसर दोस्त, इसी को सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है, जिसने उदारवाद को नेगेटिव लिबरलिज्म का नाम से प्रमोट कर दिया। तो ये तो हमारा भाई कंप्लीट है ना, कौन सा? क्लासिकल उदारवाद। ठीक है दोस्त, बिल्कुल समझ में आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स भर देना भाई, खाली कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या? पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब ये क्या करेगा दोस्तों? ये इसकी कमियों को गिनवाएगा और उसको सुधार कर कर अपने में ऐड कर लेगा, यही तो होगा, है ना। और दोस्तों इसी को दोहराएगा कौन? ये वाला। आया था सुने, अभी समझेंगे आगे, पहले ये देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये वाला जो बात कर रहे थे हम 16वीं शताब्दी की, ये सारी बात चलती है 16th सेंचुरी की। अब हम आ जाते हैं 19वीं शताब्दी, मतलब सन, बताओ सन कौन सा होगा? मैंने आपको याद दिलाया था ना अभी, जब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो सन 1800 होगा। अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो सन 2000 है। अगर मैं बात करूंगा 20th सेंचुरी की, तो सन कौन सा होगा? 1900 होगा, यानी कि 20th सेंचुरी है तो सन एक पीछे होगा। क्लियर है दोस्त? अब हम बात करेंगे इस वाले को, जो पार्ट को बांटा गया है, ये टोटल पार्ट 19th सेंचुरी का है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक के साथ क्यों जोड़ा गया। दोस्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर राज्य, स्टेट का इंटरफेयर मना कर दिया गया था, कि स्टेट जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, राज्य कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, व्यक्ति कुछ भी करे, पर्सन कुछ भी करे। लेकिन ये क्या कहता है कि नहीं, यहाँ पे जहाँ पे भी नीड होगा वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी, इसलिए इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। आया तो समझ में? अगर इसकी मेन फीचर्स की बात बताऊं तो ये कल्याण की बात करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है, इक्वलिटी, लिबर्टी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। यहाँ पे जो व्यक्ति पुअर है उनको दोस्तों सोशल वेलफेयर के तहत उनको हेल्प करने की बात करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसके मेन फीचर्स हैं। अगर दोस्त हम बात करें मेन इसके घटक क्या है, घटक मतलब देखो इसमें जो जेएस मिल हो गए, जॉन रोल्स हो गया, ये सब इसके मेन समर्थक है। मैंने स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था ना आपको, तो उसी में आपको मैंने इसे नाम भी बताया था, है ना। तो अगर आधुनिक उदारवाद के बारे में बता रहे हो तो इंट्रोडक्शन बताओ, फीचर्स बताओ, फिर थिंकर्स का नाम बताओ। जो टीएच ग्रीन हो गया, होब हाउस हो गया एंड मैकाइवर हो गया, इन तीनों ने इस पे अपने विचार दिए आधुनिक उदारवाद पे और इसकी आलोचना करी है। टीएच ग्रीन, होब हाउस, है ना, मैकाइवर, इन्होंने क्या कहा कि अगर विकास करना है, प्रमोट करना है लोगों की लिबर्टी को, तो स्टेट का इंटरफेयर जरूरी हो जाता है, सोशल वेलफेयर जरूरी हो जाता है। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे मेन घटक वाले पॉइंट आते हैं, एलिमेंट्स वाले पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट्स है व्यक्तिवादिता के साथ, यानी कि व्यक्ति को बढ़ावा तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व को भी ध्यान रखो, यानी कि सोशल वेलफेयर के साथ व्यक्ति का विकास भी होगा और जहाँ पे भी जरूरत हो वहाँ पे इंटरफेयर भी करने की जरूरत हो तो स्टेट करेगा भी, यानी कि एक व्यक्ति के काम से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यहाँ पे दोस्तों
टीएस ग्रीन जो हो गए, यहाँ पे जर्मी बेंथम हो गए, इन्होंने क्या कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता, यहाँ पे इंटरफीयर जरूरी है, हस्तक्षेप जरूरी है, जहां पे भी जरूरी हो वहां पे हस्तक्षेप करना चाहिए। कौन कह रहा है दोस्तों? जीएस मिल कह रहे हैं, है ना। आपका दोस्तों जेरेमी बेंथम हो गया, सुख दुख का सिद्धांत, याद है ना, जब भी हमने बताया था मैंने आपको भी कि सुख और दुख में अंतर ठीक है, लेकिन स्टेट सोशल वेलफेयर के तहत उन लोगों का भी भलाई करे जो गरीब है, जो कैपेबल नहीं है। इसके तरह नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर की तरह जो कैपेबल नहीं उनका मर जाने अच्छा है दोस्त। ये क्या कह रहा है कि ना, स्टेट उनकी हेल्प करे ताकि उनका विकास हो सके। एंड नेक्स्ट, इसी कारण से ये कल्याणकारी राज्य का सपोर्ट करते हैं। किस राज्य का? कल्याणकारी राज्य का, सोशल वेलफेयर राज्य का, जो लोगों की हेल्थ के साथ एजुकेशन, डिफेंस, इकोनॉमिकल और उनके जो भी दिक्कत हो प्रोग्रेस के अंदर, उसको प्रमोट करने के लिए काम करें। तो दोस्तों ये सोशल वेलफेयर स्टेट कहलाता है। आर्थिक प्रबंधन का सिद्धांत। अब दोस्तों आर्थिक प्रबंधन का सिद्धांत मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे लॉ बनाना ताकि बाजार की शक्तियों को कंट्रोल कर सके। अब दो, जैसे कि बाजार मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाजार लगाते हैं। अब वहां पे स्टेट तो ऐसा भी नहीं है कि ये भी मतलब ये कहती है कि राज्य के हाथ में सब कुछ दे दो, ये लिबर्टी की बात करते हैं। बाजार में सब इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर बाजार में वो लोग जो अपने रिसोर्सेस के कारण अपने आप को बाजार में बनाए नहीं रख पाएंगे तो स्टेट आके उनकी हेल्प करेगा, ना कि वो पैसे की किल्लत के कारण वो बाजार से निकल जाए, लाइक दिवालिया हो जाए तो बैंक से लोन ले सकते हैं। वो कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पे क्या था, जो कैपेबल नहीं है चलो बेटे बाहर बाजार से बाहर निकल, हाय में, लेकिन यहाँ पे नहीं, कैपेबल बनाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कुछ कानून भी लागू किए गए यहाँ पे। आर्थिक प्रबंधन का सिद्धांत जो इसमें एक मेन बंदा है केन्स। केन्स की पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में इसने स्वयं नियंत्रित बाजार की आलोचना की है और इसमें सुधार की बात करी है, यानी कि स्वयं नियंत्रित जो खुद से चलती है बाजार, मांग और पूर्ति के आधार पे नहीं, बल्कि राज्य को आना चाहिए ताकि बाजार सही से चल सके। एंड दोस्तों नीड क्या है? सबसे पहले राज्य आर्थिक गतिविधियों पे कंट्रोल करे, सामाजिक हितों के खिलाफ जो भी काम हो रहे हैं उसको रोके, यानी कि जो लोगों के विकास के खिलाफ काम हो रहे हैं उसको रोके। एंड दोस्त यहाँ पे बैंक, फैक्ट्री, कानून, इन सब का विकास होगा, तभी दोस्त देश में विकास हो सकता है। अगर मैं बात बताऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश पश्चिमी देशों और जितने भी तीसरी दुनिया के देश हैं, इन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाया और अपने आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज किया। इसके बाद दोस्त हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कौन सा? आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। यहाँ पर दोस्त कुछ लोग हैं जैसे कि न्यू डील पॉलिसी, यह अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा बनाया गया था, जिसमें केन्स के सिद्धांतों को अपनाया गया कि न्यू डील पॉलिसी, न्यू तरीके से डील किया जाएगा मार्केट को, है, और ताकि मार्केट जो कमियां हो उसको ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है न्यू फ्रंटियर पॉलिसी। दोस्तों ये राष्ट्रपति जॉन कैनेडी थे अमेरिका के, उन्होंने अपनाया था इस पॉलिसी को। दोस्तों ये सारा जो पॉलिसी अपनाया जा रहा है ये बाजार में क्या मांग और पूर्ति को ठीक करके कंट्रोल करने के लिए अपनाया जा रहा है, ताकि बाजार में जो कमजोर हैं लोग उनकी हेल्प किया जा सके, सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। एंड दोस्तों ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम, ये जॉनसन द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य की सक्रिय भूमिका, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर स्टेट की जो भूमिका है, वो एक्शन है, वो तेजी से बढ़े, इसलिए दोस्तों ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम चलाया गया। और ये तीनों दोस्त जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं आर्थिक संसाधनों को फिर से बांटने के लिए, यानी कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगा के गरीबों में बांटने के लिए। ये वाले पॉइंट्स पे आपके क्लियर हो जाते हैं। ये जो समकालीन कंटेम्प्रेरी जो लिबरलिज्म है, ये 1970s के दशक डिकेड में इसका मतलब कह सकते विकास हुआ। सबसे पहले अगर मैं इंट्रो की बात करूं तो समकालीन उदारवाद क्लासिकल उदारवाद के बातों को अपनाता है। स्टेट कम से कम शासन करे, विदाउट इंटरफेयर सब कुछ काम चले, लोगों को बिल्कुल ही संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा होना चाहिए, लोगों का मार्केट पे अधिकार होना चाहिए, स्टेट मार्केट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये सारी बात दोस्तों इसमें कही गई है ना, यानी कि इसके इंट्रो और फीचर्स में डाल सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स कुछ इसके अलग हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बंदे अलग हैं, है ना। ये क्या कहते हैं, तीन बंदे, मिल्टन फ्रीडमैन, हेयक और रॉबर्ट नोजिक, ये तीनों दोस्त इस विचार को प्रमोट करते हैं, यानी कि सपोर्ट करते हैं और एक सिद्धांत देते हैं स्वेच्छातंत्रवाद। स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी का सिद्धांत,
यही तो बात है भाई। और ये जो सिद्धांत है ये दोस्त कह सकते हैं ये हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। ये कहते हैं कि हस्तक्षेप ना हो, है ना, इसलिए ये हस्तक्षेप की बात करते हैं, नॉन इंटरवेंशन की बात करते हैं। और ये बाजार अनुदारवाद की बात करते हैं, यानी कि बाजार के अंदर मांग और पूर्ति का सिद्धांत अपनाना चाहिए, डिमांड और सप्लाई का, इसी के बेस पे बाजार चलना चाहिए। कितना प्राइस होगा ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। जितना ज़्यादा मांग उतनी ज़्यादा प्राइस होगी, मांग कम होगा तो प्राइस कम होगा, यही तो होगा। ये बात कहा है इन्होंने। यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, बाजार निष्पक्षता और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। क्यों? ये इन चारों को कहना है, किस बेस पे दोस्त? यहाँ पे ये अब राज्य का विरोध करते दिख रहे हैं हमें। कैसे? ये फ्रीडमैन कहता है कि अगर राज्य विकास के नाम पे बाजार में इंटरफेयर करता है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हेल्प करेंगे, सोशल वेलफेयर के नाम पे अगर वो इंटरफेयर करता है, तो दोस्त कहीं ना कहीं वो हमारे लिबर्टी में इंटरफेयर करके हमारी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा, ऐसा फ्रीडमैन कह रहा है। इसलिए राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसमें लॉजिक भी कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि सोशल वेलफेयर के नाम पे राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे हम। राज्य अपने जगह है, बाजार को अपनी जगह पे छोड़ दो, बाजार मांग और पूर्ति के सिद्धांत पे चलेगा। और दोस्तों हेयक ने ये कहा कि जो बाजार या स्टेट अपने आप में अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पे संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को भी इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए और बाजार को भी इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए। केन्स ने ये कह दिया कि बाजार कैपेबल है, बाजार कैसे चलता है कैसे नहीं चलता ये बाजार जानता है। दोस्तों बाजार मतलब मार्केट है पूरी, जहाँ पे सरकार कुछ नहीं करेगी। शेयर मार्केट, शेयर होल्डर्स, दोस्तों यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे मार्केट, खुदरा व्यापारी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी शेयर मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे सरकार इंटरफेयर ना करे में, तो सर मार्केट जो है वो कैपेबल है, अपने आप को चला सकती है, ऐसा केन्स कह रहे हैं। तो इसीलिए स्टेट का इंटरफेयर ना हो, इस बात को ये कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी इसी बात को कह रहे थे, तो इनकी बातों को कंटेम्प्रेरी जो लिबरलिज्म है दोहरा रहा है। इसी कारण से इसको न्यू उदारवाद, क्या कहते हैं इसको दोस्त, नव उदारवाद या न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है। एक बात ये भी है जैसे कि मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री है भाई, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ने क्या कहा कि भाई, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इसने ही इसको अपनाया था, नव उदारवाद की थ्योरी को अपना के ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के साथ जोड़ दिया। और पहला कंट्री बना पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन, जिसने इसको अपनाकर प्रमोट करने की कोशिश करी। लेकिन ये कंटेम्प्रेरी जो लिबरलिज्म है, इनकी बातों की आलोचना भी की गई है। किसके द्वारा? जॉन रोल्स के द्वारा और मैकफर्सन के द्वारा। ये क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो है ये इनकी जो कमियां उसको उजागर करते हैं, यानी कि नव उदारवाद की कमियों को उजागर करते हैं। बाजार की शक्ति को खुला छोड़ देना ये ठीक नहीं मानते, है ना, जो इसकी आलोचना कर रहे हैं जैसे जॉन रोल्स वगैरह हो गए। बाजार को नियमित करना चाहिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात पे बल दिया जाना चाहिए और वंचितों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जिनके पास संसाधन नहीं है उनको भी बेनिफिट देना चाहिए। यहाँ पे जॉन रोल्स एक बात कहते हैं, जॉन रोल्स क्या कहते हैं कि समाज के अंदर सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा साइकिल का एक चैन होता है, हम पैडल मारते हैं, चैन घूमता जाता है। अगर एक भी चैन टूट गया तो पूरी चैन टूट जाएगी, होगा ना ऐसा। अगर दोस्त पूरे समाज में सभी लोग जुड़े हुए हैं, अगर समाज से कुछ लोग गरीब रह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज पे असर डालता है। मान लो कि कोई भूखा मर रहा है, अब अपने पेट के लिए वो चोरी करके डकैती करेगा ना भाई। इसलिए जॉन रोल्स कहता है कि स्टेट को सभी को हेल्प करो, लेकिन उसकी ज्यादा हेल्प करो जो बेचारा गरीब है, वरना वो पूरे समाज पे इफेक्ट डालेगा। आया तो समझ में। रोल्स के अनुसार कुछ बातें और भी है। ये बोलता है कि न्यूनतम को, यानी जिसके पास मिनिमम है उसको मैक्सिमम बेनिफिट दो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड दोस्त यहाँ बात करता है ये इक्वलिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, यानी कि उचित अवसरों की समानता होनी चाहिए, समान लिबर्टी मिलनी चाहिए, यानी कि समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भी सबसे कम है जिसके पास, उसको अधिक देना चाहिए, यानी कि मिनिमम को मैक्सिमम देने की बात करता है ये। एंड इसके बाद मैकफर्सन आता है। दोस्तों मैकफर्सन ने फ्रीडमैन की जो बात थी उसकी आलोचना करी। पूंजीवाद में श्रम करने वाले के पास पूंजी नहीं होती, इसलिए श्रम और पूंजी एक दूसरे से अलग है। मेरे दोस्त यहाँ पे जिसमें एक ऐसी श्रम शक्ति का आकार ग्रहण कर रही है जिसके पास पूंजी नहीं है। सच्चा लोकतंत्र वही होगा जो उत्पीड़न वर्गों की आवाजों को सुनेगा। तो दोस्त जैसे कि फ्रीडमैन ने यहाँ पे कहा था कि
पूंजीवाद के अंदर पूंजी सबके पास होती है, सबको छोड़ दो वो अपने आप सब जी लेंगे। लेकिन इसने कहा कि पूंजी सबके पास नहीं होती। किसने? मैकफर्सन ने, और इसकी आलोचना करी। इसलिए इसने ये कहा कि लोकतंत्र वही होगा सबसे अच्छा जो उत्पीड़ित यानी कि जिसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसकी हेल्प करेगा। और दोस्तों 20वीं सेंचुरी में सुरक्षा तंत्रवाद के सिद्धांत से आई विषमता के समाधान का प्रयास समतावाद करता है, यानी कि जॉन रॉल्स और मैकफर्सन। इस तरीके से जॉन रॉल्स और मैकफर्सन ने इसकी आलोचना करी। यानी दोस्तों इसको तो कहा गया क्या? समकालीन उदारवाद। और इसके बाद एक और आ गया, ये दोनों लेकर आ गए इसकी आलोचना कर उसको कहा गया समतावाद। यानी दोस्तों जो बात इन्होंने कहा, जो मैंने आपको भी बताया, साइकिल के चैन वाली कड़ी वाली बात हो गई है ना, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। मैकफर्सन ने दोस्तों किसकी? फ्रीडमैन की बात की आलोचना कर दी। इसी को दोस्तों समतावाद कहा गया। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो आता है ये इसकी आलोचना कर ये आता है क्या? समतावाद, जिसमें जॉन रॉल्स और मैकफर्सन है। यानी दोस्तों हमने 4 चीज देख लिया। जैसे मेन पार्ट तो ये 3 ही है, बस ये दोनों ने इसकी आलोचना कर दी है। तो आलोचना वाले पॉइंट में आप ये दोनों की डाल दोगे आप। एंड दोस्तों लास्ट में आप निष्कर्ष ले दोगे। इस प्रकार से कहा जाता है कि उदारवाद एक गतिशील विचारधारा है जो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती रही है। और इस तरीके से उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जो पूरे वर्ल्ड ने अपने आप को इस समय आज उदारवाद में डाल रखा है। आज दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे विश्व आज हम जो अपना रखा है, किसको अपना रखा है? सोच के देखो, आज इसको है ना। देखो इंटरफेयर भी करती है सरकार, सोशल वेलफेयर का काम भी करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं हम इसको कर रहे हैं। ये भी है जो आपको लगे वो है। लेकिन दोस्त यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज हम इसको प्रमोट कर रहे हैं आधुनिक उदारवाद को, और इसके साथ दोस्तों हमने एलपीजी को जोड़ दिया है। लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, और इस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को हम धक्का दिए जा रहे हैं ताकि उसका विकास हो सके। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अब लास्ट में जब ये सारा हो जाएगा तो मूल्यांकन दोस्तों, यानी कि आलोचना तो हमने इन दोनों ने आलोचना तो करी दी इसकी, है ना। एंड दोस्तों लास्ट में आप इसका एक मूल्यांकन दे सकते हो, एवोल्यूशन दे सकते हो, एंड मूल्यांकन बता सकते हो कि क्या क्या इन तीनों की कमियां रही, क्या क्या सच्चाइयां रही। दोस्त पूरी टॉपिक को मैं डीपली समझाया है, एनालाइज की पावर दी आपको, एनालाइज करो उसको। एंड दोस्त नेक्स्ट में आप निष्कर्ष दे सकते हो। दोस्तों ये पॉइंट आपको अपने आप खुद बना सकते हो। मूल्यांकन में एक तरह से कहा जाता है कि उदारवाद एक गतिशील विचारधारा जो समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रही है, लेकिन यह विचारधारा कोई भी एक विचारधारा को अपना के नहीं रही है। देखो बदलते रहेगी समय के अकॉर्डिंग। 16वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी, अब दोस्तों ये 1950 के बाद ये आ गया है, 1980 के आसपास फिर ये आ गए, समतावाद आ गए, है ना दोस्त, कह सकते हैं हम। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष में कह सकते हैं कि निष्कर्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि विचारधारा चाहे कोई भी हो, आज पूरे विश्व के देश आज कहीं ना कहीं लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उदारवाद को अपना रहे हैं, और इसकी विचारधाराओं को अपनाने के समय अपने जो देश की परिस्थितियां उसको जोड़कर इसकी कमियों को छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सबसे लास्ट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको पता दोस्तों मैं कहां से पढ़ा रहा हूं? दोस्त मैंने खुद अपने शब्दों में खुद की नोट्स लिख दिया मैंने, और दोस्त ये नोट्स है भाई, ये पता नहीं था ये भाई, ये दोस्त पहली बार मार्केट में मेरे दोस्त खुद की मेरे द्वारा लिखे गए दोस्तों, मनीष वर्मा दोस्त ये नोट्स लिखा आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप इसको पीडीएफ भी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कैसा पढ़ना है, कैसे आगे जाके कुछ बनना है तो डीपली पढ़ना है। ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो और डीपली पढ़ना है, प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए दोस्तों मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ कि यार पता है कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं ना तो डीपली समझो उसको, तभी मजा आएगा, ताकि उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके और आगे आप कुछ करो। तो देखो ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपको सिविल सर्विस के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काम आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ कर चलो, क्योंकि दोस्त मैं हूं ना आपके साथ, तभी तो हमेशा कहता है हम कि बढ़ाओ हाथ इस मनीष वर्मा के साथ, भगाओ डर बने डर। तो दोस्त आप सभी का साथ है, वरना मेरी क्या औकात है भाई। इस वीडियो को शेयर करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, लाइक करना बिल्कुल न मत भूलना भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा। आपका जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतनी ज्यादा दोस्तों मेरी शक्ति बढ़ेगी। अपने दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाना। अपनी फैमिली जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा वीडियो पावरफुल लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। मेरे दोस्त नया चैनल पे मैं ऐसे मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नया चैनल बना रखा है भाई। और दोस्तों इस चैनल पे
इसी तरह की और वीडियोस आने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर का ये हमारा ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका 3rd चैप्टर है कहने को तो ये, बट ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों का कवर करता है। तो जिन जिन के पास ये टॉपिक है वो इसको अच्छे से समझे, एक बार नहीं 10 बार इस वीडियो को देखे, आप सभी के पास है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई, बड़ा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में यार। जय हिंद, जय भारत।